होना चाहिए। और राजा ने कहा तू जमीन लिए आया तो अगला राजा कौन होगा? तू होगा। तो हमेशा आपको अपनी सोच बदलनी है। और जिस दिन आपने ईमानदारी का गुण सीख लिया ना, उस दिन अपने आप में आप राजा बन जाओगे। हमेशा बच्चे कहते हैं सर आप मोटिवेट कीजिए। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, दुनिया की कोई ताकत आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। संदीप महेश्वरी सर आपको मोटिवेट नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। वो मोटिवेशन अगर मैंने कुछ कर दिया ना, वो कुछ टाइम का मोटिवेशन होगा। और जैसे सत्संग चलती है ना, गांव में हमारे बुजुर्गों ने सत्संग सुनी होगी, साधु बाबा प्रवचन देते हैं ना, ऐसा लगता है जिंदगी मोह माया है, घर जाकर सब त्याग देंगे। लेकिन जैसे ही घर जाएंगे ना, वो सारे प्रवचन है ना उस टाइम के बाद भूल जाएंगे और उसी दिनचर्या में हमें लग जाएंगे। मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। जब भी प्यारे बच्चों रात को नींद आने लगे ना, तो अपने पापा के फटे जूतों की ओर देख लेना, जो दीपावली पर इसलिए जूते नहीं लाए कि मैं होली पर ले लूंगा, लेकिन मेरे बच्चे के लिए मैं अच्छे कपड़े लेकर चलता हूँ। नींद आने लगे तो माँ की फटी साड़ी की ओर देख लेना, जो आपको अच्छे कपड़े देती है लेकिन उसकी साड़ी आज भी फटी हुई है, और उसके बाद आपको कभी नींद नहीं आएगी। अपनी अंतरात्मा को जगाइए। कई बच्चे होते हैं मतलब रात में क्या करते हैं, साथ में फोन लेकर पढ़ने की शुरुआत करते हैं। एक साइड फोन है, एक साइड किताब है। और प्यारे बच्चों उस फोन के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, केवल उतना पढ़ना चाहिए जिससे आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो वीडियो डाउनलोड कर लो, और उसके अलावा आपको फ्लाइट मोड में फोन को रखो। क्या होता है कई बार रॉन्ग नंबर से राइट मैसेज आ जाता है और फिर सारी रात उसी में चली जाती है। फिर सुबह उठकर कहोगे हवा का झोंका मेरा मन हो गया और आज फिर मैं बिना पढ़े सो गया। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। मोबाइल को साइड में रखा करो। मोबाइल साइड में रखोगे ना तो ही फायदा है। मोबाइल का अच्छे के लिए यूज करो ना, अच्छी चीजें देखो उसमें। आप वीडियो को डाउनलोड करके फ्लाइट मोड पे मोबाइल को करके वीडियो को देखने की आदत डाल लो, ना तो कोई ऐड आएगी और ना कोई फालतू के मैसेज आएंगे। और आज है ना जो बच्चा 6 घंटे मेहनत नहीं कर रहा ना, गारंटी देता हूँ 12 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आज आप 6 घंटे मेहनत नहीं कर रहे ना, तो 12 घंटे आपको मजदूरी करनी पड़ेगी। दुनिया की कोई ताकत है नहीं रोक सकती। तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी मोबाइल से एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बना लो। मोबाइल से जितना डिस्टेंस बनाओगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। कुछ बच्चे होते हैं स्टेटस लगाएंगे, आदत होती होगी, अरे खुद का कोई स्टेटस ही नहीं है, स्टेटस किस चीज का लगा रहे हो? स्टेटस उसी दिन लगाना चाहिए जब खुद का क्या हो, अपना एक स्टेटस हो। कई डालेंगे बोला दोस्त के साथ फुर्सत के पल, अरे तुम नरेंद्र मोदी है क्या, तेरे को इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती। कई डालेंगे अब खुद को नींद नहीं आ रही, खुद को बुखार है, इमोजी लगा दिया वो बुखार वाला, खुद सो गया, साथ वाले दोस्त परेशान हो गए। अरे तेरे को बुखार है तो हम डॉक्टर थोड़ी है तो इमोजी लगा के सो रहा है, खुद परेशान है दूसरों को भी परेशान कर रहा है। तो इन दुनिया से हमें क्या होना है, थोड़ा सा दूर होना है। मेरे बच्चों ये देखो कंपटीशन इतना मुश्किल भी नहीं है और कंपटीशन इतना आसान भी नहीं है। अभी एचएससीसी सीईटी की ना 50,000 प्लस वैकेंसी है। किसी ने फॉर्म भरा होगा, नहीं भरा होगा तो सुना होगा सीईटी के बारे में। 50,000 पोस्टें हैं, गारंटी लेता हूँ 13 लाख फॉर्म जरूर भरे गए हैं। हरियाणा में पढ़ने वाले बच्चे 50,000 से ज्यादा नहीं है। पोस्टें भी कितनी है? 50,000। पढ़ने वाले भी कितने हैं? 50,000। एक क्या यार, एक में से एक पोस्ट नहीं ले सकते? अगर एक में से एक नहीं ले सकते तो फिर कभी भी कोई पोस्ट के लिए आप बने ही नहीं हो। तो हमेशा खुद को मोटिवेट किया करें ना। 13 लाख फॉर्म भरे गए, बता सकता हूँ, गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूँ 5-6 लाख पेपर देने भी नहीं जाएंगे। कंपटीशन उनमें नहीं होता, कंपटीशन है ना पढ़ने वालों में होता है। और आप लाइब्रेरी वगैरह में जाते हो ना, वहाँ पढ़ाई अच्छी क्यों होती है? पास वाली बहन या साथ वाला भाई पढ़ रहा होता है। आप जब बुक से साइड में हटोगे ना तो आपको लगेगा कहीं ये मेरे से आगे ना निकल जाए। कंपटीशन की भावना जब तक बच्चे के अंदर नहीं आएगी ना, वो जॉब नहीं लग सकता। और सिंपल सी बात आपको कहना चाहता हूँ, जब तक आपके पास आलोचक नहीं होंगे ना, तब तक जीवन में आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। आलोचक है ना, वो आप
आपकी आलोचना करेंगे। मैंने जब चैनल बनाया था बहुत आलोचना हुई थी, बोला ये शेरो शायरी करने वाला मास्टर क्या पढ़ाएगा। मैंने बोला एक दिन ना इस शेरो शायरी को उस आयाम तक पहुंचाना है, लोग प्रदीप सर के नाम से जाने ना जाने, वो कहते हैं ना वाले सर के नाम से जरूर जानेंगे। तो आज प्रदीप सर के नाम से कोई जाने ना जाने, वो कहते हैं ना या फीलिंग वाले सर के नाम से जरूर जानते हैं। तो जब भी आपकी आलोचना होने लगे ना, उसको अपना एक हथियार बना लेना, और जो आज आपके लिए गाली दे रहे हैं वो आपके लिए ताली जरूर बजाएंगे। बस केवल आपको क्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी। मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं होता है। आप यहाँ पर जितने भी बच्चे आए हुए, इतनी गर्मी के बावजूद आप यहाँ पर बैठे हुए, ये आपके मम्मी पापा के संस्कार बताते हैं कि इन बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों को कितने संस्कार दिए हुए हैं। पीछे जब स्टेज से आने से पहले कितनी अच्छी लड़कियों ने राधा कृष्ण की प्रस्तुति और वो डांस, कितना अच्छा कल्चर, हमारे हरियाणवी कल्चर को दर्शाता है। आज हिंदी दिवस पर ये प्रोग्राम का आयोजन हुआ तो अपने आप में खुशी हुई कि हम हिंदी भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको पता है प्यारे बच्चों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, और 14 सितंबर 1953 के बाद हिंदी दिवस मनाने की क्या कर दी गई, शुरुआत कर दी गई। सबसे पहले ना महात्मा गांधी ने 1918 में एक हिंदी सम्मेलन चल रहा था, वहां जाकर बोला ये है ना मातृभाषा है, और इसी को ना हमें, उन्होंने कहा था राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। तो वो तो चलो, सबसे पहले ये महात्मा गांधी ने कब बात रखी थी, 1918 में रखी गई थी, और 1920 में आपको पता है असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। बाद में 1922 में महात्मा गांधी को जेल में भी डाल दिया गया, और 1914 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उनकी बात को इतनी तवज्जो नहीं दी गई। तो हिंदी दिवस के दिन ना हमें अपनी भाषा से प्रेम होना चाहिए, क्योंकि प्यारे बच्चों, भाषा से जब तक आपको प्रेम नहीं है, देखो मेरी MA इंग्लिश में है, लेकिन मैं फिर भी हिंदी भाषा से बहुत ज्यादा प्रेम है। तो सर आप, वास्तव में आपको सैल्यूट करता हूँ कि आपने हिंदी दिवस पर बच्चों के लिए, आज लोग हिंदी को भूल चुके हैं, और आप वास्तव में सर आपको मंच के माध्यम से सैल्यूट करता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम आपने किया है। सभी बधाई के पात्र हैं, ठीक है। और अभी बहुत से हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनका स्पीच भी है, और आपको इनाम का भी इंतजार है ना, ठीक है। क्या होता था, हम भी जब क्लास में बैठे करते थे ना, और रिजल्ट आने वाला होता था ना, बड़ा इंतजार हुआ करता था, और बहुत से गेस्ट आकर स्पीच दिया करते थे, ध्यान से सुनते ही नहीं थे, बस जल्दी से चले जाए और हमें क्या मिल जाए, इनाम मिल जाए। वही बात है ना, गालिब कहा करते थे, जिसका सबको इंतजार है वो महफिल में जरूर आएंगे, जिसका सबको इंतजार है वो महफिल में जरूर आएंगे, महबूब की महफिल को महबूब सजाएंगे। जब वो आएंगे तो सब उनकी तरफ देखेंगे, अरे देखना तो ये है गालिब की, वो किन की तरफ देखेंगे। और यहाँ वो रिजल्ट की बात हो रही है और किसी की बात नहीं है, और पीछे वाले फीलिंग ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ केवल किसकी बात हो रही है, रिजल्ट की बात हो रही है। फील द वर्ड्स, डोंट गो आफ्टर वर्ड्स, फील द फीलिंग्स। फीलिंग समझो, वर्ड्स के पीछे मत जाओ। तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आपकी आलोचना करे ना, तो उसकी लिस्ट तैयार कर लो। जो भी आज आपको ताने देना, उसकी लिस्ट तैयार कर लो। सबसे पहले मिठाई का डब्बा उसके घर में जाएगा। जिस घर से आवाज आई थी कि तू कुछ कर नहीं पाएगा, उस घर में सबसे पहले मिठाई जाएगी। जिस घर से आवाज आई थी, उसी घर में सबसे पहले मिठाई जाएगी। एक लिस्ट तैयार कर लो। जो आज आपको कह रहे हैं ना तू कुछ नहीं कर सकता, बोलना नहीं है। सचिन की जब भी आलोचना होती थी ना, सचिन कभी जवाब नहीं दिया करता था, अगले मैच में सेंचुरी मारा करता था। आलोचकों के मुंह अपने आप बंद हो जाते थे। ये आप सचिन नहीं हो, आपकी कलम है, और कलम आपकी क्या देगी, जवाब देगी। और मैं कहता हूँ एज ए टीचर ना, हमें सभी बच्चों को एक समझना चाहिए। एक एग्जाम्पल याद आता है प्यारे बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टीन का एग्जाम्पल सुना है? बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन हुए हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जब 4 साल के थे ना, मंदबुद्धि थे। साइको में आपने सुना होगा, बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट होता है इंटेलिजेंस का, चलो उसको छोड़ो। तो वो कुछ भी 4 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन कुछ पढ़ नहीं सकते थे। उनकी क्लास मैडम ने ना एक पर्ची दे दी अल्बर्ट आइंस्टीन को, बोला बेटा इस पर्ची को जाकर अपनी मम्मा को दे देना।
और जब मम्मा ने पर्ची पढ़ी ना तो मम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उस पर्ची में लिखा हुआ था आपका बेटा कुछ भी जीवन में नहीं कर सकता, कुछ भी कभी भी जीवन में ये लड़का कामयाब नहीं हो सकता। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी माँ से पूछा, मम्मा इस पर्ची में क्या लिखा हुआ है? तो मम्मा तो माँ होती है। बोला बेटा इस पर्ची में लिखा हुआ है आपका बेटा इतना इंटेलिजेंट है कि हमारे स्कूल में अध्यापक नहीं है जो इसको पढ़ा पाए। तो इस बात ने ना इतना फर्क डाला और अल्बर्ट आइंस्टीन ने इतने ज़्यादा आविष्कार किए। एक दिन ना उसको याद आया कि तेरी क्लास टीचर की वजह से यहाँ पर पहुँचा है। उन्होंने लिखा था कि आपका बेटा इतना इंटेलिजेंट है आप पढ़ा नहीं सकते। तो देखते हैं वो मैं नोट्स अपना वो पर्ची देखता हूँ तो उसको पता चला कि वो पर्ची है ना एक अलमीरा में थी। अलमीरा को खोला और पर्ची निकाली ना, पैरों तले जमीन निकल गई अल्बर्ट आइंस्टीन के। उसमें लिखा था आपका बेटा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन विश्वास किसका था? माँ का। तो माँ के लिए एक बार तालियां हो जाए। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं और जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। तो माँ से ऊपर कुछ भी नहीं है। अपनी माँ के बारे में एक छोटी सी सिर्फ 2 मिनट लेना चाहता हूँ, बोर तो नहीं हो रहे ना? आपने माँ के बारे में बहुत कहानियां सुनी है, लेकिन आज एक कहानी पापा के बारे में बताता हूँ। क्योंकि अगर बेटा है माँ की कोख में 9 महीने पलता है ना, तो पिता के दिमाग में भी वो 9 महीने पलता है। पिता के दिमाग में चलता रहता है कि बेटे को क्या करवाना है। मम्मा तो ये बोल देती है कि आपको ये लिस्ट दे दी जाती है, इतनी लिस्ट सामान लाना है, पता नहीं कहाँ से लाना है। अब पापा को तो सारी जिम्मेवारी होती है कहाँ से ये लाना है। लेकिन पापा घर पे आकर कभी बेटे को नहीं कहते कि आप है ना कम अपनी डिमांड कर लो। और आज की ये युवा पीढ़ी है ना, ये जरूर कहती है कि मेरे पापा ने मेरे लिए क्या किया है। आप जैसा ये एक लड़का था और वो है ना अभी रिसेंट में उसी ने +2 की थी और वो लड़का कहता है कि पापा आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, मेरे को क्या चाहिए? बाइक चाहिए। क्या चाहिए? एक बाइक चाहिए। पापा ने बोला कि बेटा बाइक तो ले लेंगे लेकिन हमारे घर की हालात ठीक नहीं है, थोड़े टाइम बाद मैं आपको बाइक दिला दूंगा। +2 वाले आप भी तो कहते होंगे बाइक चाहिए। +2 के बाद एक अलग जोन में आ जाता है इंसान। और यही सिचुएशन है जब बंदा या तो निखरेगा या बिखरेगा। तो अब क्या होता है कि उसके अपने पापा से लड़ाई करता है। पापा है ना उससे गुस्सा होकर घर से बाहर चले जाते हैं और अपना वॉलेट है ना वहीं भूल गए थे। तो लड़के ने क्या किया? बोला आज तो बड़ी पापा ने जितना पैसा कमाया है वॉलेट में होगा। और वो वॉलेट लेकर लड़का निकल जाता है। और वो ना जल्दबाजी में ना अपने जूते पहनने की बजाय पापा के जूते पहनकर निकल गया था। और थोड़ी देर बाद वो चला ना, उसको एहसास हुआ कि जो जूता डाला हुआ है उसमें ना जो ये सोल है ना नीचे वाला वो है ही नहीं। बोला पापा कैसे जूते डालते हैं, इतने साल कमा रहे हैं जूते डालने भी नहीं आए। और थोड़ी देर बाद है ना उसको क्या होता है, एक पत्थर से चोट लगती है और उसका पैर है ना वो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, लहूलुहान हो जाता है। वो सोचता है पापा का आज वॉलेट आया हुआ है, अच्छी खासी इसमें पैसे हैं और मैं क्या करूँगा, इलाज करवाऊंगा। और जब वो इलाज के लिए वॉलेट को ओपन करता है ना, मात्र वॉलेट में कितने रुपए थे? 100 रुपए थे। बोला यार पापा ने जीवन भर किया क्या? और जब वो पर्चियाँ निकालने लगता है ना तो उसमें एक पर्ची थी कि बेटे को लास्ट साल उसने लैपटॉप दिलवाया था, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, तो उसका ना उधार की पर्ची थी। कोई दूध वाले के उधार की पर्ची थी, कोई सब्जी वाले के उधार की पर्ची थी। और लास्ट पर्ची देखता है ना तो वो रोने लग जाता है। उसमें ना एक एक्सचेंज ऑफर आया था कि आप स्कूटर देकर क्या ले जाओ, बाइक ले जाओ। तो उस लड़के को समझने में देरी नहीं लगी कि पापा आज कहाँ गए हैं। तो उनका एक स्कूटर था जिससे जीवन यापन करता था, पापा उस स्कूटर को बेचने गए थे बेटे के लिए क्या दिलवाने के लिए बाइक। तो लड़का घर आता है, पापा वहाँ पर नहीं थे, उसको आइडिया हो गया तो वो पर्ची वाले दिए एड्रेस पर जा रहा था। तो पापा उस स्कूटर की बोली लगवा रहे थे कि बेटे को क्या देना है, मेरे को बाइक देना है। तो जो पापा कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। पापा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कभी भी जीवन में ये मत कहना कि पापा ने मेरे लिए क्या किया है, आपने अपने पापा के लिए क्या किया है। हमेशा ना जब चीजें हमारे पास में होती है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और जब चीजें हमको छोड़कर चली जाएगी ना तब आपको एहसास होगा कि वो चीजें थी क्या।
तो नितेश जी ज़्यादा टाइम ले लिया आपका, माफ़ी चाहते हैं। और सर को बहुत बहुत बधाई। नाम भी देखो डायमंड क्लासेस है, तो डायमंड तो निकलेंगे ही यहाँ से। तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एक लाइन याद आ रही है, छोटी सी है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था ना, तो अर्जुन के सामने सभी अपने थे, गुरु भी था, द्रोणाचार्य भी थे। अर्जुन ने कहा कि कृष्ण भगवान मेरे को तीर चलाना नहीं आता। अर्जुन नाटक कर रहा था क्योंकि उसके सामने उसके गुरु थे। अब मेरे को कहते सुभाष सर पर तीर चलाना है, मेरे से थोड़ी चलेगा तीर, नहीं चलेगा और चल भी नहीं सकता, क्योंकि गुरु तो गुरु होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा बेटा कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अगर तू भाइयों को नहीं मारेगा तो भाई तेरे को क्या कर देंगे, मार देंगे। तो अर्जुन कहता है भगवान मेरे को तीर चलाना भी नहीं आता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तीर चलाना नहीं आता कोई कौन सी बड़ी बात है, तू तीर दाएं चला बाएं चला, कहीं भी तीर चला। अब अर्जुन दाएं तीर चला रहा था, भगवान श्री कृष्ण उसकी डायरेक्शन क्या कर देते, सही कर देते। वो दाएं चला रहा था, बाएं चला रहा था, लेकिन तीर कहाँ जा रहे थे, सीधे जा रहे थे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ डायमंड क्लासेस के लिए, यहाँ तीर चलाने का मतलब है आप मेहनत करो, दाएं करो बाएं करो, ये उस तीर की डायरेक्शन क्या कर देंगे, सही कर देंगे और आप क्या प्राप्त कर लोगे, जॉब प्राप्त कर लोगे। डायमंड क्लासेस के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और आज मैं यहाँ पर अगर गणराज्य की राजधानी अगरवा में आया हुआ हूँ, महाराजा अग्रसेन की पावन भूमि है। और यहाँ पर मैं चीफ गेस्ट बनकर नहीं आया, यहाँ पर मैं एक बेटा एक भाई बनकर आया हूँ। तो इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, महाराजा अग्रसेन की ये धरती है और ये बड़ी ही पावन धरती है। और इस धरती की मिट्टी में भी एक सुगंध है। और यहाँ आकर जितने बच्चों का और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का, माता बहनों का प्यार मिला, उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। और आप सभी को कहना चाहता हूँ, अपने विरोधियों को एक बात कह दो कि अभी खामोशी है, थोड़ी देर बाद शोर आएगा। अभी खामोशी है, थोड़ी देर बाद शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। जय हिंद, जय भारत।